खबर में खुशामदीद। मैं हूँ आपको सईद काजी और मेरे साथ हैं मियाँ शाहिद साहब। नाजरीन, हमने बहुत स्टेडियम भी नया बना लिया, बहुत कुछ भी, सड़कें भी बना ली और क्या क्या कर लिया, मगर टीम ना बना सके। और यूँ लगता है कि जैसे जिस सम्त में हमारी हॉकी रुखसत हुई, हमारा स्कॉश रुखसत हुआ, शायद अभी उसी रास्ते पे जा रहा है। और ये क्या मामला है, क्या कुछ कंप्रोमाइज्ड है, इस पे हम बात करेंगे। बेशुमार तनकीद हो रही है और जाहिर है लोग दुखी भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम इस कूचे से बेआबरू होकर निकले हैं कि 4 दिनों में 6 दिनों में हम बताया जा रहा है कि हम रेस से बाहर हैं, और ऐसा शायद खाल ही हुआ है तारीख में। आला अदलियत से इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं। वकला तहरीक बन सकती है या नहीं बन सकती। जुडिशल कमीशन के एक मेंबर ने आज इस्तीफ़ा दे दिया। बड़े मंजे हुए और पुराने और कई बार मेंबर रह चुके हैं, देखेंगे। उधर पावर सेक्टर में कुछ इस्लाहात की बातें हो रही हैं। ये इस्लाहात देखते देखते हम भी माशाल्लाह ज़िंदगी की शायद दूसरी सरहद तक कान पहुँचे हैं। मगर अब ये बताया जा रहा है कि डॉलर वहाँ पे ट्रेड होगा 168 का। ये जो बार बार हम एक इशू उठाते हैं कि डॉलर की रियल प्राइस क्या है, और डॉलर के हवाले से ये भी बताया जा रहा था, कुछ दिन पहले डॉक्टर इकरामुल हक हमारे साथ थे, उन्होंने बताया था कि ये एक बड़ा लफ्ज़ उसने कहा था कि अमेरिकन एम्पायर क्रम्बल करती नज़र आती है माशी तौर पर। आज हमारे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम होंगे, उनसे हम ये पूछेंगे। और साथ ट्रंप इंतजामिया भी अब वही करने लगी है जो हमसे IMF करवाता है, बेल्ट टाइटनिंग। 23 लाख लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। तो क्या ये एक खुदकुश हमला है जो अब अमेरिका बहादुर जो हमारे निज़ाम पे हमले करवाए गए न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के ज़रिए, और यहाँ पे जिस तरह बेल्ट टाइटनिंग करके बेफ़ायदा कर्जे दे के इंतहाई अनप्रोडक्टिव एसेट्स हमसे बनवा के जो है वो माल दाएँ बाएँ हुआ, तो क्या अब उनका भी यही मुस्तकबिल है? इस पर हम बात करेंगे। मियाँ साहब, पहले तो आपकी तरफ आते हैं। क्या हम सारे ही स्पोर्ट्स फ्रीक हैं? क्रिकेट, मैं कल इतनी बात बता दूं आपको कि मैंने अपने वो जो केबल वाले हैं, मैंने कहा यार मेरी केबल ठीक करो, मैंने मैच देखना है। तो कहने रहने दो काई साहब, वो भी बेचारा कोई क्रिकेट का फैन ही लगता था, तो मैंने फिर रहने ही दिया। तो मियाँ साहब फिर उन्होंने रहने दी ऐसी। मियाँ साहब देखिए काई साहब, वो कहते हैं ना कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, ना बैटिंग ठीक, ना फील्डिंग ठीक, और ना ही जो है बॉलिंग ठीक, और हमारा क्या ठीक, कुछ भी ना ठीक। 3 साल से हमें पता था काई साहब के चैम्पियन ट्रॉफी होनी है, और आपने देखा कि जो अरबों रुपए के स्टेडियम बने वो बहुत लश पश बनाए गए, और ये भी खिताबात दिए गए कि स्पीड के भी खिताबात जो है वो लिए गए, और सब कुछ कर दिया गया, अरबों रुपए लगा दिए गए। टीम नहीं हम बना सके, और टीम जो है वो ऐसी सिलेक्ट की जो पर्चियां थी 15 की 15 पर्चियां जो हैं हमने मैदान में उनको लाए। और उसमें मुझे आज मेरी बात हो रही थी एक एक्सपर्ट से, तो वो कह रहा था कि जो 15 खिलाड़ी हैं उनमें से उनकी सलाहियत पता क्या है? उनकी सलाहियत ये है कि उसके बाल बड़े सिल्की हैं, वो हंसता बहुत अच्छा है, वो रोता बहुत अच्छा है जब मैच हार जाते हैं, और वो चाय बड़ी अच्छी बनाता है, वो एक्टिंग बड़ी अच्छी करता है। लेकिन कोई भी बॉलर अच्छा नहीं था, ना कोई बैटर अच्छा था, और ना कोई फील्डिंग वाला अच्छा था। कल आपने देखा कि हमने 9 मैच जो हैं वो इनके साथ, भारत के साथ जो हैं वो आज तक खेले हैं, 1 जीते हैं मैच और 8 हम हार चुके हैं। जो आपने फरमाया काई साहब कि हमारी क्रिकेट जो है वो शायद हॉकी की डगर पे चल पड़ी है, तो बिल्कुल चल पड़ी है। मियां साहब, मैं इसमें एक चीज इंटरजेक्शन करता हूं, 1 टू ऑल है, इंटरजेक्शन नीचे तक है। इंटरजेक्शन करता हूं। आप इसमें एक और भी बात देखें। पहले तो आज मैं आपको बता दूं कि एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो मैं और आपको बड़ी गौर से देखते हैं, उन्होंने एक गिला भी किया कि इतना हम एयर टाइम क्रिकेट को देते हैं, हम हॉकी को भूल गए, फुटबॉल को भूल गए, दीगर चीज़ों को भूल गए। करोड़ों रुपए इधर चल रहे हैं, लगा हुआ है मेला, इश्तिहार मिल रहे हैं। एक तो मैं उनकी बात आपके सामने ये रख दूँ। दूसरी बात ये कि एक भूला बिस्तरा तमगा अरशद नदीम लेके आए, और इतने भोंडे अंदाज में हमने उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। मैंने उसके वालिद साहब का इंटरव्यू सुना, उन्होंने किसी बढ़ाई से एक नेज़ा बनवा के उस बेचारे को दिया, और वो बिल्कुल प्योरली अपनी ताकत के बल पर एक तमगा जीत के आया। और हम इंतहाई डिठाई से कोई इधरों पकड़ ले, कोई इधरों फाड़ ले, वो इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये मतलब ये सारी की सारी जो नुमाइशी खेल है वो खुल के सामने आ गया। और तीसरी बात ये कि यार हमें वतन अजीज जेर तामीर है, मैं जब से पैदा हुआ हूं, ये ठेके देना, ये ग्रीन लाइन बना दो क्योंकि बारिश आने वाली है, उस तो पहले पहले बढ़ा दो, तो इस तरफ हमारा ज्यादा काम है। और जो क्रिकेटिंग, और फिर एक और बात जो मैंने मियाँ साहब कल की, वो मेरी बात ये थी कि मैं अपने प्रोग्राम में बैठा था, तो मुझसे सवाल किया, मैं क्रिकेट का क्या बताऊंगा भाई, मैं तो सिर्फ स्पेक्टेटर हूं। मैंने कहा यार देखो, अगर मुझे आप ये कहोगे कि इस प्रोग्राम के बाद आके एक बाईपास कर जाए काई साहब, तो उस मरीज का क्या असर होगा? तो ये जो साडा बंदा थेरी है मियाँ साहब, मुझे लगता है कि साडा बंदा थेरी भी यहां काम कर रही है। मियाँ साहब
काजी साहब, आपने पहले जो बात की ना अभी वो बड़ई वाली कि उसने एक नेज़ा लेके दिया था और फिर अरशद नदीम जो है वो उस पर प्रैक्टिस करता रहा और उसका टैलेंट बाहर आया और उसने पाकिस्तान के लिए मैच जीता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है क्रिकेट में, जो बाबर आजम हैं और रिजवान हैं, इनकी तनख्वाहें पता कितनी हैं काजी साहब? 55 लाख रुपया तनख्वाह है इनकी, और इतनी भारी तनख्वाह लेकर जो है ये मैच हारने की तनख्वाह है, ये मैच जीतने की नहीं है। और इसके अलावा इनामात की बारिश, इसके अलावा ये करोड़पति और पता नहीं 75 लाख रुपए की तनख्वाह जब लेते हैं ये लोग और उसके बाद मैच हार के आ जाते हैं, मैच जीतते भी नहीं है। मैं नाज़रीन की करेक्शन कर दूं, सही ना मियां साहब, मैं करेक्शन कर दूं, ये पीसीबी की वेबसाइट से हमने उठाया है। इसमें अगर वो करेक्शन करना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। मेरे ख्याल में वो 50-55 लाख की बजाय 75 लाख की तनख्वाह बता रहे हैं। हमको ये नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे जो फनकार हैं उन इससे भी ज़्यादा बढ़ के उन्हें सब कुछ मिले, मगर डिलीवर तो करो, फनकारियाँ ही ना सिर्फ करो। लेकिन मियाँ साहब मुझे एक और सवाल का जवाब दें, जब हम पूरी दुनिया के स्पोर्ट्स मैप पे हुकूमत करते थे, मैं एक सवाल कर लूँ आपसे, एक तनख्वाह लेते थे, कोई कस्टम से लेता था, कोई किसी डिपार्टमेंट से लेता था, जूनियर लोग होते थे और पूरी दुनिया में हमने कान पकड़वा रखे थे, भले वो जर्मनी हो, भले वो ऑस्ट्रेलिया हो, भले वो इंडिया हो। तो उस वक्त तो पैसे नहीं थे, अब पैसे भी हैं, काम नहीं होता। जी मियां साहब। काजी साहब, अब सिलेक्शन ठीक नहीं है। अब पीसीबी के चेयरमैन से लेकर नीचे खिलाड़ी तक जो है वो सिलेक्शन ठीक नहीं है। जब तक सिलेक्शन ठीक नहीं होगी तब तक हम मैच नहीं जीत सकते, तब तक हम ये क्रिकेट की खेल को खेल नहीं बना सकते। हमारा खेल जो क्रिकेट का है वाकईतन हॉकी की डगर पर चल पड़ा है। और जो माहिरीन है वो कहते हैं कि अगर यही हाल रहा तो हम जो है 1 साल और है, क्रिकेट हमारी ख़त्म हो चुकी है। अगर हमने सिलेक्शन का म्यार बेहतर ना किया, और ये फैसला हो चुका है काजी साहब कि अब पीसीबी में बड़ी सर्जरी ऊपर से लेकर नीचे तक, पिछली दफा भी यही कहा था, से लेकर नीचे तक जो है सर्जरी होनी है। मेरे दोस्त और भाई मोहसिन सर नहीं, ये सर्जरी होनी है। पहले वो काजी साहब उस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि सर्जरी करनी है। अब शायद ये फैसला हो चुका है कि शायद सर्जरी करने वालों की भी सर्जरी करनी है, क्योंकि जब तक ये सर्जरी नहीं होगी तो जो टीम है वो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं जा सकेगी, हम नहीं जीत सकेंगे, हम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। जब सदमा होता है ताज़ा तो बयान आ जाता है। अब जैसे बड़ा शुक्रिया एलडीए का, उसने उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करके जो कुछ 4 दिन वो पेंट और तेल वो क्या नहीं चला, वो जो बड़ा जिसको फैन फेयर के साथ किया गया था। बल्कि हम सीएम साहब से दरख्वास्त करेंगे कि आप यकीनन बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इनको जरा पकड़ के अगर डू यू वांट टू मेक इनरोड्स इनटू द यूथ, तो इनमें से एक आध काली भेड़ को पकड़ के जरा सामने तो लेके आए कि यार ये इतने करोड़ का ठेका किधर गया। हर जगह ठेका, हर जगह माल, बनी हुई सड़क दोबारा बना दो, बना हुआ स्टेडियम दोबारा बना दो। इस काम में बड़ी तेजी है, परफॉर्मेंस जीरो। मियां साहब, काजी साहब देखें, जो टीम सेलेक्ट की जाती है कौन सेलेक्ट करता है? क्या वो प्रोफेशनल होते हैं? क्या वो पुराने खिलाड़ी होते हैं? क्या वो क्रिकेटर होते हैं जो दुनिया के माने तराने जो खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं? या अलीम डार साहब होते हैं, या पर हसन चीमा साहब होते हैं, या फिर यहाँ पर इस्लामाबाद में बहुत से बड़े नाम हैं जो जर्नलिस्ट होते हैं? क्या वो 50-50 लाख रुपया दे के आते हैं? क्या वो पर्चियों पे आते हैं? क्या वो ये होता है कि मेरा मुंडा रखो साडा बंदा थ्योरी वो होते हैं? अच्छा, एक सवाल और बताएं काजी साहब, एक सवाल और बताएं, एक सवाल और बताएं। बड़े अरसे से मैं बताया ना, मैं तो माहिर नहीं हूं इसका, लेकिन एक बहुत बड़े हमारे प्लेयर हमने प्रोड्यूस किए, इंजमाम उल हक साहब, उनका भांजा बड़ा ही नहीं हो रहा। बहुत अच्छा पोटेंशियल है। पिछली दफ़ा जब मैं देख रहा था और मैं किसी और चैनल में मुझे ज़बरदस्ती बिठा लिया उन्होंने क्रिकेट के प्रोग्राम में, तो मैंने पूछा यार ये की करते ने, ये जो है ये वनडे जो है वो टेस्ट मैच की तरह खेलते हैं, टेस्ट मैच वनडे की तरह खेल लेते हैं। तो ये कल यानी वो ठुक कर रहे थे एज इफ वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम्स एंड प्लेंटी ऑफ बॉल्स टू प्ले। तो लेकिन वो अभी ही इज नॉट कमिंग ऑफ एज एंड स्टिल वी आर टेकिंग हिम। वाई मुझे नहीं पता। आज हम कोशिश कर रहे थे, मैंने प्रोड्यूसर साहब से कहा था, वो बेग साहब हैं, हम उनके बड़े फ़ैन हैं, वो स्पोर्ट्स के हैं, वो उनको ले लें, वो आमिर साहब किसी को ले लें। हम रहनुमाई चाहते हैं। हमारा दिल दुखी है क्योंकि हम इस वतन से, इस धरती से, इसकी स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं, इसलिए हम ये पूछ रहे हैं। मगर ये इन बातों पे कोई बात नहीं होती। और सर्जरी मुझे नहीं लगता होगी मियाँ साहब कहीं तनकीद करने वालों की ना हो जाए। जी मियाँ साहब।
काज साहब देखें, मसला ये है कि कल जो खेल हुआ 300 बालों का खेल था, और उसमें जो 120 बालें हैं या उससे ज़्यादा बालें वो टुक टुक हुई हैं ना, उसमें तो कोई रन नहीं बना। तो फिर ये तो हमारा हाल है। और आप विराट कोहली को देख लें कि उसने 7 चौके लगाए हैं और उसके साथ जितने भी उसने रन बनाए हैं वो वहाँ पर पिच पे खड़े होकर बनाए हैं, वहाँ पर उसने खेल के बनाए हैं। ये हाल है हमारा और उनका जो है वो कारकर्दगी का। जहाँ तक बात है यहाँ पर सिलेक्शन की, तो यहाँ पर कायद साहब या किसी बड़े खिलाड़ी का बेटा है, या बड़े खिलाड़ी का दामाद है, बड़े खिलाड़ी का भाई है, या सियासी खानदानों के लोग हैं। इस वक्त जो है वो टीम में सियासी खानदानों के लोग भी आए हैं, उन्होंने जो है वो सिफारिशें की हैं कि ये हमारा बंदा होना चाहिए, हमारा लड़का होना चाहिए, उसको खेलना आता हो या ना आता हो। लेकिन कायद साहब यहाँ रावलपिंडी में जहाँ मैच हो रहा है, अब आज यहाँ पर जो है वो आज रावलपिंडी स्टेडियम में भी एक मैच हो रहा है, और रावलपिंडी में भी ये फैसला हो चुका है कि अब पीसीबी जो है उसमें भी बड़े पैमाने तक जो है तब्दीलियां आएंगी। और अच्छा मियां साहब, मैं कुछ फिगर शेयर करता हूं, तक तब्दीलियां जो हैं वो आएंगी, मैं कुछ और इसको सर्जरी कहा जाएगा। पिछले 2 मैचों की फिगर नाज़रीन जो मुझे मेरा अपना कंट्रोल रूम बता रहा है कि ये जो मैच कल हम आ रहे हैं इसमें 25 ओवर्स में डॉट बॉल्स थी, यानी 25 ओवर्स में हमने यानी कोई नहीं, इससे पिछले मैच में यानी कोई स्कोर नहीं बनाया, वो हमने डॉट बॉल्स की। अब इसको 25 को 6 से ज़रब दे लें, देखें कितनी बनती हैं। पिछले मैच में 160 बालों पे हमने कोई स्कोर नहीं बनाया। तो क्या मतलब वो स्पिरिट नहीं है, अटरली हम लैग करते हैं खेलने का। हर कोई कुछ कहता है जी, कुछ स्ट्रक्चर की बात करता है, कोई बानी पीटीआई को कहता है कि उन्होंने बुनियादी स्ट्रक्चर ख़राब कर दिया था, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है, दूसरा पहले पे इल्ज़ाम लगाता है। मगर वी हैड अ वेरी शानदार और गोल्डन हमारा हिस्ट्री है। इससे मियाँ साहब, इससे पहले मैं तो बेसिकली तो मैं हॉकी का फ़ैन था, क्योंकि हॉकी में जो हमने बचपन में देखा, जितने अजीम प्लेयर्स हमने पैदा किए, आप जानते ही हैं कि समझ नहीं आती थी। मैं आपको एक बात बताऊं मियाँ साहब, यानी ये आलम था हमारे क्रिकेट का, क्योंकि जब मैं दुबई में एक अखबार से मुंसलिक था तो वो ज़्यादातर हिंदू ही होते थे, हम तो 2-4 ही थे बीच में। अच्छा, तो वो मुझे एक हमारी होती थी सोनाली चैटर्जी, हमारे सेक्शन हेड थी, तो हम रोज़ ही मैच जीत लेते थे, रोज़ ही उनसे मैच जीत लेते थे। तो वो मुझे इस दिन सेक्शन में कहती हैं कि ये क्या खाया हुआ है आपने। तब सकलैन मुश्ताक थे, खेल रहे थे, जिन्होंने दूसरा तख्लीक किया। यहाँ यानी पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड क्रिकेट में ये है कि जो इन शूटर था ये और जो हमारे सरफराज इकबाल आजकल अलील है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उन्होंने दुनिया को बताया कि स्विंग किस बला का नाम है। मैंने इंटरव्यू सुना, जो बहुत बड़ा प्लेयर है आपका श्रीलंका का, क्या नाम है, मुरलीधरन, वो कहता है अपने इंटरव्यू में कि मैं शशदर रह गया। मैंने जब सकलैन मुश्ताक को बाल करते देखा तो मुझे समझ नहीं आई कि यार ये उंगलियां कैसे घुमा रहा है, ये दूसरा कैसे कर रहा है। तो फिर कहता है मैंने 7 साल लगाए, 7 ईयर लगाए मैंने ये दूसरा सीखने के लिए। मैं उसकी वर्बैटम मैंने उसका इंटरव्यू सुना है। ये थी हमारा पास्ट, और हालत देखो हूं अपनी। मियां साहब, मेरे ख्याल में ब्रेक का वक्त हो गया। मियां साहब देखें, जब आप जल्दी से बात कर लें, फिर चलें वापस आके बात करते हैं। विश एंड वी कैन रिवाइव आर ग्रेट पास्ट स्पोर्ट्स वाइज भी। तो मगर क्या ये जो हैं एट द हेम अफेयर्स, कैन दे डू दैट, बिग क्वेश्चन मार्क। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, अहम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मारूफ मैशदान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब डॉक्टर फ़र्रुख सलीम हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब। मेरे साथ मियाँ शाहिद साहब भी हैं, मेरे को होस्ट हैं। मैं इन्हीं की एक स्टोरी से आगाज़ करता हूँ कि ये जो हम रीनेगोशिएट कर रहे हैं डील्स इन IPPs के साथ, इसमें आप जानते हैं कि ये बाद शायद मुशर्रफ के दौर में था कि हम डॉलर्स में पेमेंट करेंगे। तो अब डॉलर वहाँ पे मियाँ साहब बता रहे हैं, बल्कि मियाँ साहब आप ही पूछिएगा, आप वदाहत कर दें, फिर मैं मियाँ साहब से पूछता हूँ कि 168 रुपीज़ का क्या डॉलर वहाँ ट्रेड हो रहा है। मियाँ साहब ओवर टू यू, और फिर आप ज़रा डॉक्टर साहब से इसकी ज़रा रहनुमाई लेते हैं। मियाँ साहब। कायद साहब और डॉक्टर साहब, आज कायमा कमेटी का इजलास हुआ और उसमें जो मामले खसूसी बराए पावर हैं मोहम्मद अली, उन्होंने कहा कि जो IPPs के साथ नेगोशिएशन हो रही हैं और उनके साथ जो लेन देन होगा आइंदा, वो 160 रुपये फ़ी डॉलर होगा, और डॉलर की कीमत जो है 168 रुपये जो है वो रखी गई है। पहले जो थी वो भी 168 थी, अब 168 रखी गई है, और इस वक्त डॉलर जो है 278 रुपये फ़ी डॉलर जो है वो बिक रहा है बाज़ार में।
लेकिन जो पावर सेक्टर के आईपीपीज के साथ जो लेन देन होगा, उनके जो मुनाफा जात होंगे या उनके साथ जो कैपेसिटी पेमेंट्स होंगी या जितने भी लेन देन उनसे होगा, वो 168 रुपए फी डॉलर होगा। यानी डॉलर की कीमत जो है वो 168। अच्छा, यहीं से मैं इंटरजेक्ट करता हूं उनके साथ लेन देन के मियां साहब, मैं आता हूं डॉक्टर साहब ये कैसे डाइकोटमी हो सकती है ये इन दी सेम, यानी हम ये कर सकते हैं ये, और इसका क्या मतलब है, और क्या हम ये समझें कि ये डॉलर की असली प्राइस है और यहां तक डॉलर वापस आता नजर आता है आपको? देखिए, दो चार बुनियादी नुक्ते हैं। पहली बात तो ये है कि पूरे मुल्क में जितनी बिजली बनती है वो रियासत पाकिस्तान खरीदती है और फिर वही बिजली वो सार्फिन को बेचती है, और इस खरीदो फरोख्त के दौरान कोई 400 या 500 अरब रुपए का नुकसान कर देती है। अब अगर रियासत पाकिस्तान ने एक मुआहदा किया है कंपनी के साथ, तो फिर उसको बदलना क्यों चाह रही है? रियासत पाकिस्तान ने मुआहदा किया है, जो मुआहदा किया है उसको पूरा करना होगा। तीसरी बात यह है कि 168 का डॉलर है या 278 का डॉलर है, बुनियादी बात यह है कि आपका और मेरा जो बिजली का बिल है, क्या वो कम होगा या नहीं होगा। हुकूमत चाहे जो मर्जी करे, 168 का करे या 278 का करे, क्या आपके घर में, आपके दफ्तर में, आपकी दुकान में, आपके स्टूडियो में जो इस वक्त 60-65 रुपए का यूनिट बिजली का आ रहा है, क्या वो कम होगा या नहीं होगा? हमें जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस दौरान भी कुछ इस किस्म की निगोशिएशंस हुई थी और बताया ये गया था कि हुकूमत ने कोई 700 अरब रुपया बचा लिया है। भाई अगर 700 अरब बचा लिया है तो फिर मेरा बिल क्यों बढ़ रहा है? अब दोबारा से ये बताया जा रहा है कि इस दफ़ा हुकूमत ने रीनिगोशिएट किया है और कोई 900 अरब रुपया बचा दिया है। भाई अगर मेरा बिल 60 रुपए से 65 रुपए से 30 रुपए, 32 रुपए, 40 रुपए पे नहीं आता, तो वो हुकूमत बचाए या ना बचाए, उससे मेरा क्या ताल्लुक है? और चौथा नुक्ता ये है कि मुझे समझ में नहीं आता कि आपके घर में, मेरे घर में जो बिल आता है वो 60-62 रुपए का यूनिट आता है, और अफगानिस्तान में जो बिल आ रहा है वो पाकिस्तानी रुपयों में कोई 30-32 रुपए बनता है, बांग्लादेश में कोई 35 रुपए बनता है, इंडिया में कोई 35-37 रुपए बनता है, तो हमारे यहाँ ये 60-62 रुपए क्यों? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे इसी वजह से हुकूमत ने आज जो दावा किया है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं ताकि आप इसमें रहनुमाई कर दें, हुकूमत ने आज बताया है कि 1240 अरब रुपए का कर्जा लिया जा रहा है कमर्शियल बैंकों से, इसलिए कि सर्कुलर डेट खत्म किया जाएगा और उससे बिजली की कीमतें जो हैं वो कम करने में मदद मिलेगी। 8 से 10 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत जो है आइंदा 2 माह में कम की जाएगी। क्या ऐसा मुमकिन है कि कर्जा लेकर सर्कुलर डेट को खत्म करके IMF को मुतमिन करके बिजली की कीमतें कम की जा सकती हैं? देखिए, क्या हुकूमत बीमारी का इलाज करना चाहती है या बीमारी की अलामात को दबाना चाहती है? ये बुनियादी नुक्ता है। अगर ये IPP से निगोशिएट कर रही है, बैंकों से उधार ले रही है, ये सब बीमारी की अलामात को दबाने की कोशिश है। जो असल बीमारी है वो तो बिजली की चोरी है। जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसमें कोई 40 से 45% बिजली चोरी हो जाती है। सखर इलेक्ट्रिक में कोई 30 से 35% बिजली चोरी हो जाती है। जो महंगी बिजली आपको और मुझे और जो ईमानदार सार्फिन है उनको पड़ रही है, उसकी वजह यह है कि जो बिजली चोरी हो रही है उसकी भी तो पेमेंट किसी ने करनी है, तो वो आप और मैं कर रहे हैं। अब यहाँ पे बीमारी की अलामात को मुसलसल दबाने की कोशिश हो रही है। मेरी नज़र में बीमारी का इलाज नहीं किया जा रहा। तो ये बुनियादी नुक्ता हुकूमत को फैसला करना होगा कि उसने सिर्फ बीमारी की अलामात को दबाना है या बीमारी का इलाज ढूंढना है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने 2 सवाल करने हैं, एक नजरी है और एक कंक्रीट है। जो मेरा नजरी सवाल है वो ये है कि मफरूज़ा ये था कि डीरेगुलेट करेंगे, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू डू द बिजनेस, रेगुलेटरी बॉडी होगी। नतीजा ये निकला कि जिसके पास पॉलिटिकल पावर थी वो बिजली भी बेच रहा है, और जब इन 2 चीज़ों का नेक्सस हुआ तो वो सारे मफरूज़े उड़ गए, ट्रिकल डाउन उड़ गया, एक जी कीमतें कम होंगी, एक परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा करते थे हम, मंजूर अलाई साहब की किताब उर्दू में छपती थी। तो क्या बुनियादी ये जो नेक्सस है बिजनेस का और पॉलिटिकल पावर का, डोंट यू थिंक इट इज एट द हार्ट ऑफ दिस होल मेस?
तब आपने बड़ी गहरी बात की और आपने 100% सही बात। देखिए, हमारा जो बुनियादी माशी ढांचा है वो डिज़ाइन ही ये किया गया है कि गरीब की जेब से पैसा निकाल के कार्टेल की जेब में किस तरह मुंतकिल करना है। तो वो जिसको कहते हैं वो मासिव ट्रांसफरेंस ऑफ वेल्थ, यानी कि दौलत आपने एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में किस तरह डालनी। अब देखिए, कोई 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के करीब वापडा के बिजली के सार्फिन हैं, जो आपके मेरे घर में दुकान में बिजली का मीटर लगा है। ये सारा खेल किसके लिए हो रहा है कि वो 3 दर्जन या 4 दर्जन जो बिजली के कार्टेल बने बैठे हैं, वो आपकी और मेरी जेब से पैसा निकाल के उस कार्टेल की जेब में किस तरह डालना है। और ये सिर्फ बिजली में मामला नहीं है, चीनी का भी यही हाल है, बैंकिंग में भी यही हाल अच्छा है। डॉक्टर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं आपने यू हैव हिट द राइट कॉर्ड, लेकिन एक बहुत अहम सवाल है, मुझसे लोग बहुत पूछ रहे हैं और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये कि पीपल आर वरीड अबाउट दी किस मनी वैल्यू को कहाँ स्टोर करें। आपका कॉलम था कि 44% गोल्ड की कीमतें बढ़ गई हैं। क्या अब सेफर कौन सी टेरिटरीज हैं वेयर पीपल कैन पार्क देयर मनी, लीगल और इलीगल, ये तो बाद की बात है। तो वाई 44% गोल्ड क्यों गया ऊपर और मुस्तकबिल क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं, दुनिया भर में अगर कोई आपका असासा सियासतदान कंट्रोल करते हैं तो वो छापते चले जाएंगे और उसको वो अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि इन्फ्लेशन इज थेफ्ट, जो हम कहते हैं ना कि हमारी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, वो एक्चुअली चोरी है, वो डाका है। और वो जो सेंट्रल बैंक है वो आपकी और मेरी जेब में डालता है, डाका डालता है। आपकी जेब में इस वक्त अगर 1000 रुपया पड़ा है और सेंट्रल बैंक जो है उसने इस साल अंदाजा कीजिए कुछ 7 से 8 हजार अरब रुपए छापने हैं, हुकूमत का जो खसारा है बजट का उसको पुर करने के लिए। तो जो आपकी जेब में 1000 रुपया पड़ा है उसकी वैल्यू रह जाएगी 900 रुपए, तो वो 100 रुपए का हो गया डाका। देखिए, डाके की जो बुनियादी डेफिनेशन ये होती है कि अगर आपका पैसा आपकी मर्जी के बगैर कोई और ले जाए, तो यहाँ आपकी मर्जी के बगैर स्टेट बैंक जो है या हुकूमत जो है वो आपकी मर्जी के बगैर आपकी जेब से आपका पैसा ले गई। और इसके लिए अब करना यह है कि अगर आपने अपना पैसा, प्रेजर्वेशन ऑफ वेल्थ जिसको कहते हैं, आपने अपनी दौलत, अपना पैसा, जो भी 4 पैसे हैं उसको बचाना है और हुकूमत की इन्फ्लेशन से बचाना है, नोट जो छप रहे हैं उसकी डिबेसमेंट से बचाना है, तो 2 चीज़ें मेरे सामने जो आती हैं वो 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक तो जिसका आपने जिक्र किया, सोना, क्योंकि पिछले साल भर में $2000 का आउंस था एक साल पहले, और अब ये तकरीबन $3000 पर आउंस पहुंच रहा है। तो वो जो आप बता रहे थे कि 45% तकरीबन उसमें इजाफा हुआ है। इसी तरह जो दूसरा है जिसको अब डिजिटल गोल्ड कहा जा रहा है वो है बिटकॉइन, जिसको कोई सियासतदान कंट्रोल नहीं करता, और वहाँ पे आपकी जो दौलत है वो न सिर्फ कायम और दायम रहेगी, उसमें किसी किस्म की डिफ्लेशन नहीं आएगी और उसकी परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ती चली जाएगी। जी मियां साहब, आप सवाल पूछना चाह रहे थे। डॉक्टर साहब, आपने करेंसी की बात की है, जो डॉलर है, डॉलर वो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो गिरावट का शिकार है, और इस हवाले से ट्रंप ने भी कहा कि हम डॉलर को गिरने नहीं देंगे। सोना जो है वो दूसरी तरफ बढ़ता जा रहा है, उसकी कीमत जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तेल की कीमतें जो हैं वो यूक्रेन और रूस जंग बंद होने की वजह से गिरावट का शिकार हैं। आप क्या देखते हैं कि डॉलर जो है वो मज़ीद गिरावट का शिकार होगा, संभलेगा, या तेल की कीमतें मज़ीद कम होंगी और सोना जो है वो कहां तक जाएगा? बहुत सारे सवाल इकट्ठे कर दिए, और फ्यूचर आप पूछ रहे हैं। फ्यूचर तो रियली मैं नहीं बता सकूंगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बात ये है कि सोना जो है उसकी फिक्स मिकदार है, उसमें बहुत थोड़ा सा इजाफा होता है। इंसानी तारीख में अब तक हमने कोई 2,20,000 टन सोना जो है वो एक्सट्रैक्ट किया है। रुपया जो है, डॉलर जो है, जो भी और करेंसी है जो कि सियासतदान के कंट्रोल में है, वो उसको छापते चले जा रहे हैं।
तो अगर तो आपकी नज़र है और आप समझते हैं कि शायद रुपया जो 5,000 का नोट हो, 1,000 का नोट हो, $100 का नोट हो, वो शायद किसी किस्म का वो मनी है, वो सांसा है, तो फिर आपकी बड़ी गलतफहमी है। आप वो नोट खोल के देख लीजिए, उसके ऊपर लिखा रहता है कि ये एक कर्ज है, कि ये उस सेंट्रल बैंक ने आपको एक डेट दिया हुआ है, तो ये रियली ठोस पैसा नहीं है। तो ये जान लेना जरूरी है कि असल पैसा, असल वैल्यू जो है वो है जो सोना है या फिर डिजिटल गोल्ड, जो नई चीज सामने आई है, जिसकी टोटल मिकदार जो है वो बहुत लिमिटेड है। जैसे बिटकॉइन जो है वो 21 मिलियन कॉइन से ज्यादा हैं ही नहीं, जबकि डॉलर जो है वो इस साल तकरीबन $2 ट्रिलियन मजीद छापा जाएगा अमेरिकन हुकूमत का खसारा पुर करने के लिए। पाकिस्तान में जैसे मैंने कहा कोई 8,000 अरब रुपया मजीद छापा जाएगा पाकिस्तानी हुकूमत का खसारा। डॉक्टर साहब, आज आपने बड़ी दिलचस्प बात की, आपने बड़ी दिलचस्प बात की, मुझे एक और कोटेशन याद आ गई जिस पे मैं यानी सुना के आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आपने कहा था कि आपने कहा है कि इन्फ्लेशन इज़ थेफ्ट, और प्रोधान ने कहा था, अगर मैं उसका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, कि प्रॉपर्टी इज़ थेफ्ट। बहरहाल तो मुझे इससे ये दोनों एक मुझे कॉनोटेशन नजर आई। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बड़े मुश्किल सिनेरियो को बड़े आसान में हमें तशरीह करने की कोशिश की, मगर नाज़रीन एक बात तो तय है, द डेज टू कम जो इकनॉमिकली एक दुनिया के लिए कोई आसान नहीं है। और अगर फिर हम रिलाय करते हैं इस क्रिप्टो करेंसी पर, जो कह रहे हैं कि वो डीरेगुलेटेड है और उसमें ये हाथ और वारदात नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन के जरिए ये हमारी जेब से पैसा निकालते हैं, हमारा पैसा निकाल के कार्टल्स की जेब में डालते हैं और विक्ट्री के निशान बना के हमें बताते हैं ये बड़े हमारे हमदर्द हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कुछ खबरें और हैं। ट्रंप इंतजामिया क्या करने जा रही है, बड़ा दिलचस्प, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपना सेगमेंट आगे बढ़ाऊँ, मुझे किसी ने करेक्ट किया है कि वो मैं बता दूं कि वो था जोसेफ पियर प्रूधान, नॉट प्रोधान। थैंक यू वेरी मच फॉर दोज हु हैव वॉच अस एंड करेक्ट अस जी, एंड वी स्टैंड करेक्टेड। मियाँ साहब, कुछ वहाँ पे मुझे लगता है कि खासी एनार्की होने जा रही है। एक तरफ तो एलन मस्क साहब ये फरमा रहे हैं कि जी हर बंदा हर हफ्ते बताएगा कि मैंने क्या किया है, वो ब्यूरोक्रेसी को टेम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ वो 23 लाख मुलाजमीन को बेरोज़गार करने की भी बात कर रहे हैं। रात को सोते हैं और मौसूफ फाइनेंशियल सट्टे में $46 बिलियन कमा लेते हैं, 1 टका खर्च किए बगैर। और वो क्यों? क्योंकि बिजनेस सेंटीमेंट है। सेंटीमेंट क्या है कि ये राइट हैंड मैन है किसके, ट्रंप के, लिहाजा इनके अब जो असासे हैं वो एक्सपेंड करेंगे, फैलाव होगा, और एक रात जब इलेक्शन होता है तो ये $46 बिलियन जो हैं वो इनकी जेब में पहुंच जाते हैं। ये निज़ाम है दुनिया का। और अब वो जो वहाँ मुलाजिम है बेचारे, कोई 50,000 साल पे डॉलर पे या कोई लाख उनके दुआले हो गए, जिसे अब पंजाबी में दुआले हो गए, या उन्हें अब राउंड अप कर रहे हैं। तो मियाँ साहब, ये मुझे लगता है कि ये कोई इतना पीसफुल अफेयर नहीं होगा। आप भी ज़रा मुझे बताएं, आप भी पढ़ते रहते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स को और ख़ास तौर पर अमेरिका में होने वाली तब्दीलियों को। मियाँ साहब देखें कायद साहब, अमेरिका में दिन ब दिन मायूसी बढ़ रही है, और जहां पर ट्रंप के इकदाम हैं वो अब पता नहीं किस करवट बैठेंगे, क्योंकि एक तरफ वो फ़ौज में बड़े बड़े अफसरों को निकालना चाहते हैं और निकाल भी दिया उन्होंने, और दूसरी जानब जो है वो इतने बड़े पैमाने पर मुलाजमीन को भी वहाँ से निकालना चाह रहे हैं। और ये भी मैंने सुना है कि उन्होंने कहा है एलन मस्क ने कि एक ईमेल की जाएगी, जो उसका जवाब नहीं देगा उसको जो है वो अपनी मुलाजमत का बंदोबस्त कर ले, और फिर वहाँ पर दिहाड़ी काटने का जो है वो सिस्टम जो है वो शुरू हो चुका है। ये मायूसियाँ इस पता नहीं ये हकीकी हैं या जो है इसमें अफसाना है। बहरहाल एक और बड़ी खबर ये है काजी साहब के अमेरिका के अंदर एक ज़ख़ीरा था सोने का, वो और एक किले में रखा गया था, और उसमें बताया जाता है कि 14 करोड़ 73 लाख औंस सोने का ज़ख़ीरा था। और इस हवाले से जो सेक्रेटरी ख़जाना है अमेरिका के, उन्होंने बयान दिया है कि ट्रंप साहब जो है उसका दौरा करना चाहते हैं, खदशा है कि वो सोना गायब हो गया है, वो सोना जो है वो चोरी कर लिया गया है, साहब वो तो नॉक्स फोर्ट में पड़ा हुआ है, उसका वो दौरा करेंगे। इस तरह के मसाइल जब हों, नहीं, नॉक्स फोर्ट मशहूर जगह है जहाँ पे उनका जो रिजर्व गोल्ड है
वो है, वो पड़ा है। मतलब इतना बड़ा तो वारदात और फ्रॉड क्या होनी है, उसे तो कहीं रखने की जगह भी नहीं होगी किसी के पास। लेकिन मियाँ साहब बात ये है कि अभी जिस तरह ये कह रहे थे, अब ये तकरीबन गालिब मैशदानों की ये राय है कि जनाब अब आपकी जो वैल्यू को स्टोर करने के लिए, यानी आलम ये हो गया है कि अभी आई वुड लाइक टू बी एजुकेटेड कि क्रिप्टो करेंसी की तरफ चले जाएं। अब उसके कोई रेगुलेटर नहीं है, हमें पता भी नहीं वो क्या है, लोग जो है वो धड़ाधड़ खरीदी भी जा रहे हैं एक दिन में ऊपर। तो ये जो आलमी कैसीनो में बदल के रह गई है दुनिया की मैशत, बेसिकली तो ये कैसीनो बन गया इसी तरीके से, और जिसे कैसीनो कैपिटलिज्म भी कहते हैं, बेसिकली यही था, या जिसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। मसलन ठेका दो और वो पेंट का ठेका दे दो कि सड़कें पेंट करते रहो, तो इसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं ना। अगर पता चलेगा कि ये अभी वहाँ ये इंक्वायरी हो रही है, तो छोटा सा मामला है, यहाँ तो खरबों दाएं बाएं हो जाते हैं, करोड़ों की क्या औकात। मगर मियाँ साहब ये तो बड़ी खलबली मच जाएगी अमेरिका में, और उसकी ब्यूरोक्रेसी तो रिवोल्ट करेगी, और रिवोल्ट के बाद आप जानते हैं कि ज़्यादा तो नहीं मगर एक थोड़ी सी ब्लडी हिस्ट्री भी रही है। हम तो यही कहेंगे सब खैर खरीद से हो और कानून को कोई भी उसकी रेड लाइन क्रॉस न करे, वो पाकिस्तान, अमेरिका या ग्लोब का कोई भी हिस्सा हो। मगर ये मुझे लगता है कि दीज पीपल, और ख़ुद इनका अपना प्रेस कह रहा है कि दीज क्रेजी पीपल हैव टेकन ओवर। मैं इतनी इनकी अंग्रेजी में इन्हीं को दोहरा रहा हूँ, हम तो ये नहीं कह रहे, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक और लफ्ज़ होता है अंग्रेजी में, दी मोस्ट कॉन्फिडेंट इडियट। तो मुझे तो इस तरह के ये लगते हैं कि भाई पैसे आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं आपके पास अक्ल भी आ गई है। तो मियाँ साहब ये तो दुनिया के लिए भी इसके बैड ओमन है और उनके अपने के लिए भी। मियाँ साहब लेकिन कैसे साहब देखें, जो अमेरिका के अंदर जो कुछ हो रहा है और जो कुछ प्रिडिक्ट किया जा रहा है, इससे लगता है कि अमेरिका में एक बगावत का माहौल जो है वो पैदा हो रहा है, कि लोग जो हैं वो उठने को हैं। ट्रंप की जो पॉलिसियां उस वक्त थी, जैसे वो जब वो कंपेन कर रहे थे और बता रहे थे कि मेरा एजेंडा ये होगा, उसके बिल्कुल बरक्स उन्होंने काम शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने मुलाजमीन जो हैं उनको भी निकालना शुरू कर दिया है और ऐसे लोगों को वहाँ पर तैनात कर दिया है मखसूस जगहों पे, जिन्होंने अपनी ऐसी पॉलिसियाँ जो हैं वो करना शुरू कर दी हैं कि जिसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ और अपने ही जो है वो मुलाजमीन के ख़िलाफ़, अपनी अवाम के ख़िलाफ़, और इतने महाज खोल लिए हैं कायद साहब उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा मियां साहब एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो इसका मुतहम्मल हो सकता है। एक और बड़ी मैंने आपसे खबर भी लेनी है अभी जो कोर्ट के हवाले से है, उसके लिए हम 1-2 मिनट आखिर में रखेंगे, हमें बता दीजिएगा यार। ये जो उन्होंने FBI का चीफ लगाया है काश पटेल, तो अच्छा अब ये गुजराती है एक, और ये मतलब है लॉयलिस्ट है, और इसने बड़ी कैंपेन चलाई है। पिछले इलेक्शन में इसने बाकायदा कोई पोस्टर भी बनाए हुए थे कि जी इलेक्शन इसका चोरी हुआ और न जाने क्या क्या हुआ। तो वो अपने पर्सनल लॉयलिस्ट को विदाउट कंसिडरिंग कि भाई इनकी क्या हैसियत, और वो एक वोट से जीता है। पिछला जो यानी FBI का चीफ लगा था उसको तकरीबन 90% वोट मिले थे, इनको सिर्फ एक वोट मिला, और वो भी गालिबन स्पीकर का या किसी वाइस प्रेसिडेंट का होता है। वो बड़े नैरोली आए हैं, और अब वो ये कहते हैं जी कि उन तमाम लोगों को डर ये है कि जिन्होंने इनके खिलाफ केसेस किए, जिन्होंने इनके खिलाफ केसेस में मुबद्दु मुआवन हुए, उन पर वो क्रैक डाउन भी करेंगे। तो ये मुझे लगता है ये कहानियाँ कुछ हमें अपने इर्द गिर्द की लगती हैं, अमेरिका की नहीं लगती। मियाँ साहब लेकिन कायद साहब जो अमेरिका ने महाज खोले हैं ना इंटरनेशनली, जिस तरह यूक्रेन का महाज जो है वो इस वक्त बड़ा गर्म था और जो सर्द होने जा रहा है, उसमें देखें यूक्रेनी सदर जो है वो डट गए हैं। उन्होंने जो ट्रंप को साफ साफ जो है जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि कोई हमें जो पैसे मिले हैं वो तो इमदाद की सूरत में मिले हैं, 500 हैं, ये 500 अरब डॉलर हैं, ये 100 अरब डॉलर हैं, वो तो हम वापस करने के जिम्मेदार नहीं हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ऐसे किसी मुआहदे पर साइन नहीं करूँगा जो 10 नस्लें भुगतें। उन्होंने यूरोप को जो है वो कहा है कि क्या वो उनके साथ देंगे या वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, तो यूरोप ने उनके साथ खड़ा हो गया। यूरोप ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो अब देखें यूक्रेन का सदर, जिसको वो ट्रंप ने कहा था कि ये एक मस्खरा है और कोई नहीं है, उसने जो बाइडन को जो है वो हाथों पे डाला हुआ था और उससे पैसे खाता रहा, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि कोई पैसे वापस नहीं करना। अब यूक्रेनी सदर अगर डट जाए तो फिर ट्रंप जो है वो उसकी अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। नहीं मियां साहब बात ये है ना, इसमें एक सबक है। ये कहता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो उनका असला है और जो को उनका असला जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और ये दहशतगर्दी की वारदातें इतनी बढ़ गई हैं कि पाकिस्तान को अब जो है वो वहाँ पर स्ट्राइक करना पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जो है वो
जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा। और वो आपस में भी लड़ रहे हैं, वहाँ पर खाना जंगी हो रही है, उसकी खाना जंगी जो है वो खित्ते के लिए खतरनाक है, इसलिए वहाँ पर जाके रास्त इक़दाम करना पड़ेगा और अफगानिस्तान जो है उसको बिल्कुल पुरअमन बनाना पड़ेगा। उसके लिए स्ट्रेटजी जो है वो का सब तैयार हो रही है। लेकिन मियां साहब में एक सबक है, का जो किरदार एक क्लोजिंग है, जो अमेरिका की क्लोजिंग से पहले मैं एक सबक क्या है कि जब भी आप रिएक्शनरी फोर्स को, कोई एक मुल्क कौमी सतह पर आप रिएक्शनरी फोर्सेस को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अगले दिन वो आपके अपने गिरेबान पर पकड़ते हैं, फिर आपको उनके साथ ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है या फिर उनके हाथों ख्वार होना पड़ता है। ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।